हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इकोटेक एजुकेशन एबीसी ऑफ कॉमर्स में। आज हम ई ऑफ इंडिपेंडेंस का जो हमारा टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक्स का चल रहा था क्लास 12, उसको आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए गाइस, इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने जितना पढ़ा इन ब्रीफ, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, जैसा कि हम डीपली अभी तक पढ़ते आ रहे थे, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले हमने बात की थी इकोनॉमिक ग्रोथ की। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें तो अंग्रेज़ों के टाइम में ब्रिटिश जब यहाँ पर शासन था तो उस टाइम लेवल ऑफ जो ग्रोथ था वो काफ़ी डाउन था। अगर देखें कंट्रीज़ का जो ग्रोथ रेट था, रियल जीडीपी 2% से भी कम था। दूसरी बात गाइज, अगर हम देखें लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने डिटेल में काफ़ी डिस्कस किया है। जो प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादन करने की जो क्षमता थी किसानों की, वो भी काफ़ी डाउन थी, काफ़ी कम थी। उनको कोई मोटिवेशन नहीं था काम करने का, फार्मर्स को, इसलिए प्रोडक्टिविटी का लेवल काफ़ी कम था। नेक्स्ट है गाइज लैक ऑफ अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफ़ी बैकवर्ड तरीके से काम हो रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें ज़रूरत थी मॉडर्नाइजेशन की, पैसा लगाने की, इन्वेस्टमेंट की, डाइवर्सिफिकेशन की, लेकिन गवर्नमेंट का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था गाइस फॉरेन ट्रेड के बारे में, विदेशी व्यापार के बारे में। अगर आप देखें, भारत को मेनली रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया था। जो भी किया जा रहा था वो ब्रिटिश की तरफ ज़्यादा उसका रुझान था, क्योंकि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस टाइम डेवलप हो रही थी। तो यहाँ से ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिश की तरक्की के लिए भेजा जाता था। नेक्स्ट है गाइज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, जैसे रोड है, रेलवेज़ है, कम्युनिकेशन है, तो इसकी जो सिचुएशंस थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। रेलवे के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम किया, बट वो सब उनका अपने फ़ायदे के लिए था। तो ये तो हो गए गाइज चैलेंजेस जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। अब मेन चीज़ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिश। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसका ब्रिटिश जो शासन था, रूल था, उस दौरान भारत के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था। ये हम सब किताबों में पढ़ते आए हैं शुरू से ही कि अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉयटेशन किया हम लोगों का। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इंडियंस के ऊपर पड़ा। उसमें क्या था? सबसे पहली और मेन बात थी रेलवे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे का जो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को डेवलप किया, रेलवे लाइनों को बिछाया, वो अपने फ़ायदे के लिए बिछाया, जिससे कि पूरे देश में अपने रॉ मटेरियल को वो ला और ले जा सके। लेकिन आज़ाद होने के बाद उसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा इंडियंस ने उठाया वो अपने लिए उठाया, यानी सहूलियत या डेवलपमेंट पर जो ध्यान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था अपने फ़ायदे के लिए दिया था। लेकिन आज़ाद होने के बाद इंडियंस ने उसका भरपूर फ़ायदा अपनाया और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा हम लोगों को भी मिला। दूसरी बात है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों को आदत डाली कि जो नील की खेती उन्होंने कराई, एक व्यापारीकरण कर दिया कि खेती में पैसे दिए जाएंगे नील की खेती करने के लिए। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, उन्हें ज़रूरत थी रंगने के लिए अपने कपड़ों को। लेकिन कॉमर्शलाइजेशन होने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारे यहाँ पर पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, उससे लोग धीरे धीरे बाहर निकल आए और उन्होंने इसके इम्पोर्टेंस को समझी, और आज़ादी के बाद उसका बेनिफिट हम लोगों को भी मिला। नेक्स्ट है गाइज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए गाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्दर हम लोगों ने भी डिस्कस किया था रोड के बारे में, रेलवे के बारे में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन आज़ाद होने के बाद इंडियंस ने इसका बेनिफिट भरपूर अपने लिए उठाया। कच्ची सड़कें हुआ करती थी पहले, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पक्की सड़कों में बदला। तो आज़ादी के बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा उसका हम लोगों को भी मिला, यानी इंडियंस ने अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल बाद में किया, जो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट था। प्रमोटेड वेस्टर्न कल्चर। तो गाइज, वेस्टर्न कल्चर को अगर आप देखें, जो बाहर की संस्कृति थी, वेस्टर्न जो कल्चर था, उसका बेनिफिट हम लोगों ने कैसे उठाया? वेस्टर्न कल्चर में क्या चीज़ें आती हैं गाइस? वेस्टर्न कल्चर का मतलब हो गया एजुकेशन, जो उस टाइम थी इंग्लिश एजुकेशन थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलमोस्ट
कहते हैं उसके राज में सूरज नहीं छुपता था, तो सारे में फैला हुआ था। तो अंग्रेजी एक सारे में जो चलने वाली भाषा थी, ऐसी लैंग्वेज थी। आउटसाइड जो वर्ल्ड था वहाँ पे अंग्रेजी अच्छे से बोली जाने लगी, लोगों को समझ में आने लगी, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियंस ने इसका फ़ायदा उठाया, इसको सीखा और काफ़ी अच्छी उनकी इसमें पकड़ भी रही। और उसका बेनिफिट अगर आप देखें आज सारे देशों में अंग्रेजी अगर बोली जा रही है तो अल्टीमेटली इंडियंस अंग्रेजी में बात भी कर पाते हैं। और जितनी भी BPL कंपनीज़ हैं, आउटसोर्सिंग है, वो इसी लैंग्वेज के दम पर वो लोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल मॉडल। रोल मॉडल में क्या था, देखिए अंग्रेज़ों ने जो एक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को दिया, शासन करने का एक तरीका बताया। पहले अगर आप देखें आज़ादी से पहले छोटी छोटी रियासतें थी, बिखरी हुई थी सरकार, गवर्नमेंट जो राजा महाराजा होते थे, छोटे छोटे शासक होते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद एक फेडरल सिस्टम जो हमें मिला, लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं, तो एक रोल मॉडल था जो कि अंग्रेजी जो गवर्नमेंट थी उसकी देन है। उसी के आधार पर हम लोगों ने संघीय ढांचा तैयार किया और शासन की प्रणाली को, व्यवस्था को सीखा और आज हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसमें ये अलग बात है कि हमने अपने तरीके से, अपनी संस्कृति के हिसाब से भी उसमें डेवलपमेंट किए। तो इस तरीके से गाइज आपने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हमारे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। हालांकि ज़्यादातर काम ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए किया, बट उसमें से भी इंडियंस ने उनके जाने के बाद अपना फ़ायदा भी कहीं ना कहीं साधा या ढूंढा। तो उम्मीद है ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर इंडियन इको का। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे और उम्मीद है इसको आपने समझा। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।